अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ तारिक अहमद। आज आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टैटिस्टिक्स मैंने लिखा है कंबाइंड सिलेबस फॉर FAA एंड JSA। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस, अपने कुछ टिप्स, अपनी कुछ स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे स्टैटिस्टिक्स वाली पार्ट की अगर हम बात करें तो। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमारे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में 10 मार्क्स का वेटेज है, और अगर हम JSA की बात करेंगे तो वहीं JSA में 25 मार्क्स का वेटेज है। किसका? स्टैटिस्टिक्स का। अब आपके मुझे चाहिए क्रूशल 20 मिनट्स, और मैं आपको पूरे 20 मिनट्स में सारे चैप्टर्स का 1 बाय 1 पोस्टमार्टम करके दे दूंगा कि कहाँ से आपको, किस तरह से आपको पढ़ने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, और मोस्टली इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ें आपको टच नहीं करनी है। सो लेट स्टार्ट। आप देख सकते हो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस हमारे पास है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, preparation of questionnaires, tabulation and compilation of data, measures of central tendency, theory of probability, theory of attributes, basic concepts and applications इसके, theory of index numbers, number tests, consumer price index and wholesale price index। उसके अलावा डेमोग्राफी, साइंसेस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस, जो कि आपके जीके में भी एक चैप्टर है। उसके अलावा वाइटल स्टैटिस्टिक्स, फर्टिलिटी, यानी कि ये मेजर्स है, राइट। मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी, मेजर्स ऑफ क्रूड फर्टिलिटी रेट, यहाँ पे देख सकते हो यह स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इन ये सारी चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा मैंने लिखा है क्योंकि एक दो टॉपिक्स और भी इसके साथ ऐड हो सकते हैं। ये आपका है वाइटल स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, यहाँ पे आपका फाइनेंस, जो भी मैंने ब्लू पेन से लिखा है ना यहाँ पे, बट जो भी यहाँ से ब्लू पेन से मैंने लिखा है यहाँ तक आपका फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस कंप्लीट होता है यहाँ पे। फिर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस प्लस करेगा ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, तो ये बन जाता है आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस। सो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे एनालिसिस। एक एक चैप्टर का मैंने एनालिसिस किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद एक राइट अप्रोच पता चल जाएगी कि किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है कम टाइम में, यानी कि वो कहते हैं ना लेस इनपुट। मैं आपको समझाता हूँ, लेस इनपुट में यानी कि कम इनपुट में, ठीक है, ज़्यादा आउटपुट, इतने इनपुट में इतना आउटपुट, ठीक है। कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट किस तरह से मिल सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ, बट हाँ एक स्ट्रैटेजी, एक अप्रोच बताने वाला हूँ जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकोगे। जैसे कि गाइस हम देख सकते हैं लास्ट टाइम हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, तो बहुत सारे लोग आ गए, कुछ चैनल्स भी आए, कुछ स्टूडेंट्स भी आए, और हाँ बहुत सारे आए कि उन्होंने कहा चलो 6 to 8 जिसने मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में स्कोर किया है वो एक अच्छा स्कोर है। बट बिलीव मी ये अच्छा स्कोर नहीं था। स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में उस वक्त 10 आउट ऑफ 10 होने चाहिए थे, क्योंकि पेपर का लेवल बिल्कुल लो था अगर हम स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो, ठीक है। अदरवाइज अदर पोर्शंस का आपको पता होगा मुझसे ज़्यादा, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। तो हम अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पहला वाला चैप्टर जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, प्रिपरेशंस ऑफ क्वेश्चनर्स, टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। ये जो है ये पूरा का पूरा थ्योरी है। आप एनसीईआरटी से ये चार टॉपिक्स आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, वहाँ से कवर कर सकते हो। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहा तो आप कहोगे सर ऐसा तो कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं जिसमें आज तक JK SSB ने स्टैटिस्टिक्स पूछा हो। तो बिल्कुल सही बात है, 3 ही एग्ज़ाम हुए आज तक मेरे ख्याल से जिनमें स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस था या जिनमें स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस आए। एक कभी हुआ था पुराने ज़माने में JSA का, दूसरा हो गया था SA का,
JSA मतलब जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, और हमारा पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम जिसमें स्टैटिस्टिक्स पूछा गया था। अब वो MCQs वहाँ से तो आप ये गेस नहीं कर पाओगे नहीं हमें किस लेवल तक जाना है प्रिपरेशन करके, ठीक है। तो एक और सजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे, SSC का एक पेपर होता है, SSC का मेंस जो CGL एग्ज़ाम होता है, SSC CGL मेंस एग्ज़ाम का एक पेपर होता है, JSO के लिए एक सेपरेट पेपर देना पड़ता है इस पोस्ट के लिए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या हम कहेंगे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। उसके लिए एक स्टैटिस्टिक्स का 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस का एक पेपर देना होता है जो स्टैटिस्टिक्स से रहता है। उसमें आपको 60 क्वेश्चंस जो है ना वो ऐसे मिलेंगे, हर एक पेपर में 60 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो जो किसके रिलेटेड हो गए, हमारे सिलेबस के रिलेटेड हो गए, चाहे हम FAA की बात करें या JSA की बात करें। डन। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जब आप ये पेपर्स ले आओगे पिछले 5 या 6 सालों के, तो तब आपके पास एक मतलब कलेक्शन तैयार हो जाएगा 300-400 MCQs का जो बिल्कुल रिलेवेंट हो गए। तो आपको एक आइडिया हो जाएगी कि हमें किस लेवल तक पढ़ना है। उससे थोड़ा अगर आप लेवल कम ही रखोगे तो वो भी अच्छा है, उस लेवल तक जाओगे वो सबसे अच्छा है। देन यहाँ पे जो हमारा दूसरा वाला टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। अब MCQs तो मैंने बताया कहाँ से आपको मिलेगी, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली एक एक चैप्टर का एनालिसिस करोगे यहाँ पे, या हम कह सकते हैं मैं पोस्टमार्टम करूँगा, ठीक है। एक एक चीज़ मैं आपको वजाहत के साथ यहाँ पे बोलने वाला हूँ। मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, यहाँ से स्टैटिस्टिक्स का असली रोल स्टार्ट होता है। इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत है मीन, मीडियन, मोड। डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है, थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करने हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आपको स्किप करने हैं, SKIP स्किप करने हैं। स्किप मतलब छोड़ना है, क्योंकि वहाँ पे टेबलर वाला क्वेश्चन नहीं आना है, क्योंकि उसमें 10 मिनट लगते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं करेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसमें आपके 10 मिनट चले जाए। अगर आता भी है तो आप उसको स्किप करोगे एग्ज़ाम में, राइट। तो अब ये खाली ये तीनों चीज़ें नहीं, इसके अलावा आपको ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ना है, हार्मोनिक मीन भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं ज्योमेट्रिक मीन से भी एंड हार्मोनिक मीन से भी, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आपके JK SSB एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ऐसा आता है कि हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर यूज़ करते, या कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर यूज़ करते, ऑप्शंस हो गए मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, तो क्या करोगे उस केस में? हार्मोनिक मीन करेक्ट आंसर। या मीन, मीन मीन एंड मीडियन में रिलेशन है, मीन मीडियन मोड में रिलेशन है, मीन ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन है, मीन हार्मोनिक मीन में एक रिलेशन है। इनका अपना अपना यूज़ है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। दैट्स वाई कि आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, जो बाद में प्रॉब्लम होगी वो आप अभी दिक्कत दे दो अपने आप को, और ये सारे टॉपिक्स जो है कवर करो। अब मसला ये रहता है स्टैटिस्टिक्स के साथ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर इसकी फार्मूलाज ना बहुत से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमें फार्मूलाज याद नहीं रहते हैं, ठीक है। कोई कहता है सर टेबल पर बहुत परेशान करते हैं, तो टेबल वाला क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बस वैल्यूज़ वहाँ से गिवन होंगे, आपको पुट करने फार्मूला में। अब सर फार्मूला कैसे याद करेगी? मीन के तो 3 फार्मूला है, मीडियन के तो 3 है, मोड के तो 2 है, अब इनके भी 2-2 फार्मूलाज है, तो कुल मिलाकर राउंड अबाउट 10 से 12 फार्मूला हुए। तो हमें तो रटा नहीं रहता, अब हम क्या करें? तो रटने की ज़रूरत ही नहीं। मैं कहता हूँ मैथ्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो, ठीक है, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, इन तीनों चीज़ों को अगर आप रटोगे तो कभी आप इसमें कामयाब नहीं हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये आपका एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको MCQ करेक्ट करना है और कम टाइम में करना है, तो रटिफिकेशन कम से कम होनी चाहिए आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड अगेन जो शॉर्टकट्स होते हैं इसमें वो मैं आपको सिखाऊंगा। और ऐसे नहीं कि मतलब शॉर्टकट आपको रट्टा मार के याद रखो, या कोई ट्रिक, फर्जी ट्रिक आप रट्टा मार के याद रखो, नहीं, बल्कि उसका एक डेरिवेशन में आपको सिखाऊंगा कि ये एक्चुअल में आता कैसे। फिर आप वो याद रखो या ना रखो, लेकिन आपको प्रोसीजर याद रहेगा, आपको तरीका, आपको मेथड, आपको एप्लीकेशन याद रहेगा, हाउ टू डील विद पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की। अगर अगर हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे
तो अपने आप में एक समंदर है, बट आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम मैथ्स वाला प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ये वाला प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स वाला प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैथ्स में आपको जनरली क्या सिंपल सिंपल से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उनको सॉल्व करो तो आपका डन हो जाता है। जैसे कि कॉइन्स रिलेटेड होते हैं, डाइस रिलेटेड होते हैं, मार्बल्स होते हैं, बाल्स होते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। बट यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है ये स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड एक चैप्टर है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है, बट यू हैव नो नीड टू स्विमिंग इन दैट ओशन, राइट। आपको उस समंदर में वो तैरने वेरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बेसिक से कंसेप्ट समझने हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लासिकल अप्रोच है, ठीक है, क्लासिकल अप्रोच है, प्रियोरी अप्रोच है, ठीक है, यानी इसको मैथमेटिकल अप्रोच भी कहते हैं, एम्पिरिकल अप्रोच है, ठीक है तो ये एक ही बात, बस घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। एम्पिरिकल एक्सोमेटिक अप्रोच है, ये आपको पता होना चाहिए, रैंडम वेरिएबल इवेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, बेस थ्योरम, उसका एप्लीकेशन, एडिशनल ये एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको ऊपर ऊपर से एटलीस्ट पता होना चाहिए। और उसका एप्लीकेशन जो है बिल्कुल सिंपल है, आपको रटा वटा कुछ नहीं करना है, आप रटोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे, याद रखना मेरी बात। और एग्जाम में ना कोई ट्रिक्स ट्राई करते और ना कोई रटाफिकेशन ट्राई करता है, वहाँ पे प्रेशर ऑलरेडी होता है, तो वहाँ पे आपका आपके काम में आने वाले हैं आपके बेसिक कंसेप्ट्स, और जो आप का वो अपना एक मतलब लॉजिक होता है ना, बिल्ड हुआ होता है कंसेप्ट्स के थ्रू, वो आपको वहाँ पे हेल्प करता है। क्लियर। वाइटल स्टैटिस्टिक्स, अब आप अगर वाइटल स्टैटिस्टिक्स की एनसीईआरटी ढूंढो तो नहीं मिलेगी, एनसीईआरटी में कहीं पे वाइटल स्टैटिस्टिक्स नहीं है। आप एससी गुप्ता, वीके कपूर की बुक उठाओ, नहीं मिलेगा। आप कोई भी बुक उठा लो, उसमें नहीं मिलेगा। हाँ, एक रेफरेंस है, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वीके कपूर ने लिखे, उसमें आपको ये मिल सकता है, ठीक है। बट आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करो, थ्योरी आप समझ लो, फार्मूला उसी पर बेस्ड है, आपको फार्मूला को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप फार्मूला को याद ही नहीं करोगे, आपने थ्योरी को समझा, अच्छे से समझा, लॉजिकली समझा, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेटेड करके समझा, तो फिर आप क्वेश्चंस को हवा में उड़ा दोगे। तो अगेन आई एम सेइंग कि यू हैव नो नीड टू मेमोराइज ऑल रटाफिकेशन फार्मूलाज एंड सो ऑन, राइट। तो ये वाला जो डेमोग्राफी एंड सेंसस मैंने अभी स्किप किया है, यह आप लोगों ने देखा भी होगा, उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है, जितना पढ़ाया है उतना। इंडेक्स नंबर, ना हमारे पास एक चैलेंजिंग चैप्टर है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बट हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास डिफाइनेड सिलेबस है। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, इंडेक्स नंबर तो है ही लिख कर वहाँ पे, और उसके बाद है टेस्ट्स, क्या है, टेस्ट्स, उसके बाद है क्या है, WPI and CPI. WPI stands for Wholesale Price Index and CPI stands for Consumer Price Index. अगर हम बात करेंगे टेस्ट्स की, तो 2 टेस्ट्स होते हैं मोटे मोटे से, और अगर कुल मिलाकर बात करेंगे तो 4 टेस्ट्स होते हैं। अब वो 4 टेस्ट्स क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक होता है बेटा जिसको हम कहते हैं यूनिट टेस्ट, नेक्स्ट हमारा आता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, उसके बाद आता है एक और, उसको कहते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और उसके बाद एक और आता है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर टेस्ट। लेकिन लेकिन यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट तो आप इंडेक्स नंबर का समझोगे, उसका इंपॉर्टेंस समझोगे, उसके फीचर्स समझोगे, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स, या हम कह सकते हैं लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस, वो भी आप समझोगे। क्लियर, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा, बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड है, आप उसको आराम से समझोगे। उसके बाद अब इस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं वेटेड और दूसरी को हम कहते हैं अनवेटेड। अब अनवेटेड में दो मेथड्स फर्दर होते हैं। अनवेटेड अगर की हम बात करेंगे, 2 मेथड्स फर्दर होते, एक को हम कहते हैं एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव। अब बेटा इसकी एक फार्मूला है, समेशन ऑफ, इसकी एक फार्मूला है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समेशन ऑफ P1/P0 इंटू 100। ये P0 यहाँ पे क्या होता है, बेस ईयर होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, करंट ईयर कहते हैं, इसको समेशन कहते हैं, नॉट सिग्मा, ठीक है। हर कई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, इसको सिग्मा नहीं, इसको समेशन कहते हैं, ये सम को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सिग्मा कुछ इस तरह से होता है जो वेरिएंस को दिखाता है। खैर छोड़ो ये बात।
अब यहाँ पे टाइम रिवर्सल टेस्ट या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट समझने के लिए ये वेटेड एंड अनवेटेड हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके पास है, अगर हम वेटेड की बात करेंगे, वेटेड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हार्ड है, उसमें आपको मेनली पढ़ना है लेस्प्रीज, पास चीज एंड फिशर्स आइडियल इंडेक्स। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन यूज़ कहाँ पे होता है? टाइम रिवर्सल टेस्ट में। अब टाइम रिवर्सल टेस्ट अगर आपको सीखना है तो ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है तो 8th पास तो आप होनी चाहिए ना, सेम यहाँ पे है। ठीक है, और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ भी है कि जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, उसको कौन कौन सा इंडेक्स सेटिस्फाई करता है या कौन सा इंडेक्स उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो गिवन ऑप्शंस होते हैं लाइक लेस्प्रीज, पास्चीज, फिशर्स इंडेक्स। ठीक है, ऐसे वाले, तो उस केस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रही बात फार्मूलाज की, आप बोलोगे लेस्प्री के अलग, पास्ची की अलग, फिशर के अलग। ठीक है, सिंपल एग्रीगेट के अलग, एवरेज एग्रीगेट के लिए अलग। ठीक है, और उसके बाद अनवेटेड वेटेड में ये सीपीआई की अलग, डब्ल्यूपीआई की अलग। अब ये तो अलग अलग फार्मूला है, अगेन आपके लिए थोड़ा सा हैक्टिक काम हो जाएगा इन फार्मूलाज को याद रखना, क्योंकि मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप नॉन मैथ्स एंड नॉन स्टैटिस के बैकग्राउंड के बच्चे हो। क्लियर? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना अगर आपको याद रहता है ना, समेशन ऑफ पी वन बाई पी नॉट, समेशन ऑफ पी वन बाई समेशन ऑफ पी नॉट इंटू 100, ये होती है सिंपल एग्रीगेट की फॉर्मूला। अगर आपको इतना याद रहता है तो दिस इज मोर देन सफिशेंट टू मेमोराइज ऑल दैट फार्मूलाज। और जब आपको फार्मूला याद रहेंगे और कंसेप्ट के साथ उस पर कमांड होगी, तो बस वैल्यूज को पुट करते जाओ, क्वेश्चन को उड़ाते जाओ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और वो फार्मूला कैसे निकलते हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। नेक्स्ट, अब ये अगर हम बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट हार्ड टॉपिक्स या ज़बरदस्त चैप्टर्स क्या है, वो बेचारे जेएसए वालों के लिए ये है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये एक चैप्टर है एक्चुअल में। जब हम मैथ स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं ना ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में, उसमें कोरिलेशन अलग होता है, रिग्रेशन अलग होता है, बट इन दोनों में बहुत बड़े रिलेशन है। ठीक है, तो इस वजह से एसएसबी वालों ने इसको कंबाइन किया यहाँ पे। ठीक है, इसके अगर हम बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है, थ्योरी जो कि थोड़ी सी हैक्टिक है, थ्योरी तो बेसिक है बट जो इसकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी हैक्टिक है। अब हैक्टिक इन द सेंस कि बहुत तरीके हैं इसमें। कार्ल पियर्सन, जो मोटा मोटा मैंने अपने हिसाब से गेस किया है यहाँ पे, वो ऐसा है क्योंकि सिलेबस में डिफाइन नहीं है कि कोरिलेशन में क्या पूछा जाएगा। कार्ल पियर्सन, जिसको प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड कहते हैं, स्कैटर डायग्राम है, रैंक कोरिलेशन, यानी कि स्पेयरमैन का कंसेप्ट है रैंक कोरिलेशन। अब रिग्रेशन में, रिग्रेशन के इक्वेशंस होते हैं, दो इक्वेशंस होते हैं, एक होता है एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई, दूसरा होता है वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स। और इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है एंड कोएफिशिएंट पढ़ना है, तो खत्म। नेक्स्ट, हम देख लेते हैं इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, ये अगेन थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, बट फाइनेंस में नहीं है, खाली जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में है। और हो सकता है जैसे कि वैकेंसी कुछ आने वाली है, आई हर्ड कि कुछ 7,000 के करीब आने वाली है, उसमें कुछ टेक्निकल पोस्ट से लाइक स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वगैरह, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स का वेटेज होगा। तो लेकिन इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन ये एक ऐसा चैप्टर है, कभी मैथ्स में होता है, कभी स्टैट्स में होता है, कभी फिजिक्स में होता है, कभी स्टैट्स में होता है। थोड़ा सा हैक्टिक है क्योंकि एप्लीकेशन यूज़ होता है, फिजिक्स का कंसेप्ट भी है, मैथ्स का कंसेप्ट भी है, एंड स्टैट्स का होगा ही होगा। ठीक है, अब इन बेचारों ने काम क्या किया है, इन तीनों चीज़ों को मर्ज करके ठोक दिया हमारे सर पे जेएसए वाले सिलेबस में। आई होप कि ये इतना एनालिसिस सफिशेंट है। तो अगेन मैं आपको कहता हूँ कि आपको रटा नहीं मारना है, रटा आपको कुछ भी नहीं करना है, रटाफिकेशन से काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वो ट्विस्ट करेगा ना क्वेश्चन को, तो फिर आप फंस जाओगे क्वेश्चन में, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप फार्मूला अप्रोच लगाते हो क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मूला का ओरिजिन है क्या है, ये फार्मूला एग्जैक्टली आया कहाँ से। अब बोलोगे सर आप तो वैसे हमें शायद डेरिवेशन की बात कर रहे हो, हमें फार्मूला डिराइव करना है। नहीं, हमें कोई फार्मूला डिराइव नहीं करना है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए ये फार्मूला का
असल में मकसद क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, अगर आपको वो पता चलता तो आपको ना फार्मूला लिखने की ज़रूरत, ना फार्मूला याद करने की ज़रूरत, बस आपको वैल्यू मिलते जाएंगे, आप उस वैल्यू से ही आपको पता चलेगा कि सही अप्रोच क्या है, और आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे। इतना मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे इंटरनेट पे मैंने देखा है कि स्टैटिस्टिक्स का कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है। ठीक है, तो दैट्स वाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेके एसएसबी को प्रिडिक्ट नहीं करना। जेके एसएसबी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। जैसे कि लास्ट टाइम हमारा पेपर इजी आया, मैं अगेन आई एम सेइंग मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, इजी आया था। ठीक है, इस वक्त हार्ड पूछेंगे। हमें उस वक्त प्रोबेबिलिटी का एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसको क्वेश्चन मत पढ़ो और करेक्ट आंसर को टिक करो। जैसे कि उसके वैल्यूज कुछ इस तरह से थे, 2, 1/2, 3, 3/4, कुछ फिर एक क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर था 1/2। अब मुझे पता है, जिसने प्रोबेबिलिटी बेसिक भी पढ़ी होगी उसको भी पता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। 0 मिनिमम हो सकता है और 1 मैक्सिमम हो सकता है। अब जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है वो बोलेगी ये तो आधा है, 1/2 है, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्योंकि ये दोनों हट जाएंगे वहां से। तो ऐसा वाला क्वेश्चन। बट आप देख सकते हो कि जेके एसएसबी ने रिसेंटली एक एग्जाम किया क्लास फोर्थ का। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डाले गए ना कि हर एक स्टूडेंट परेशान हो गया, इवन कि कोचिंग वाले परेशान हो गए कि ये क्या है, पेपर के लेवल भाई क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। तो ऐसा वाला पेपर उन्होंने सेट किया कि लेकिन लेकिन अगेन मैं कहता हूँ कि उसमें जो मैथ्स था या रीजनिंग था, टफ नहीं था, टफ कुछ भी नहीं था। बस हाँ, जो क्लास फोर्थ में अगर 10th वाला बच्चा या 12th पास बच्चा बैठता है एग्जाम में और जिसने वो हाई फाई लेवल की प्रिपरेशन नहीं करी है, उसके लिए बहुत हार्ड था। और खासकर उन बच्चों के लिए भी हार्ड था जिन्होंने जेके एसएसबी को अंडर एस्टिमेट किया, बोला कि ये तो इजी पूछने वाले हैं। ठीक है, या ऐसा ये तो क्लास फोर्थ एग्जाम है, इसका पेपर इसका लेवल तो बहुत कम आ जाएगा, बहुत लो होगा। तो वैसा वैसे वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो गई। अदरवाइज आपने भी देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स एसएससी के थे, जो स्टूडेंट्स हमारे एसएससी के थे, रेलवे के थे, ठीक है, या बैंक के थे, उनके लिए तो वो क्वांट्स एंड रीजनिंग ऐसा था ना, जैसे भूखे शेर को खाना मिला, जैसे भूखे शेर 10 दिन के भूखे शेर के सामने खाना मिला, बस झपट पड़े उस पे 40 के 40 ठीक कर दी। तो आपको एसएसबी को जेके एसएसबी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, सिंपल सा फंडा है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। वो कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट, होप मैं यहाँ पे लिखता हूँ, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट मतलब सीन के लिए आपको तैयार रहना है, वर्स्ट सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है। तो अगर मैं कहता हूँ अगर कंपटीशन हाई लेवल पे है ना, तो कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, और वो उन बच्चों का सिलेक्शन होता है ना जो कुछ स्पेशल है, होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल होता है। अदरवाइज सिलेबस हर किसी का कंप्लीट होता है। अब अगर हर किसी का नहीं होता, 10% का तो होता है ना। अब 2 लाख का 10% कितना होता है, जल्दी बोलो। 2 लाख का 10% होते हैं लगभग 2000। ठीक, तो 2000 बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट, उनके एमसीक्यूज भी कंप्लीट, उन्होंने कोचिंग भी की है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा भी है, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी है, वो KAS IAS ड्रॉपर भी है। तो उन बच्चों को आपको अगर कंप्लीट करना है तो आपको बनना पड़ेगा स्पेशल। और अगर आपको स्पेशल बनना है तो आपको स्पेशल तरीके से पढ़ाई भी करनी है। सो बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो मैं अब यहीं पे बंद करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है रिगार्डिंग प्रिपरेशन तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मेहनत करते रहिए।